Hello students, previous video में we were discussing about एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने जो जब दो निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष कांस्टेंट पोजीशन पर होते हैं, है ना, यानी कि जब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है तो उसके लिए एक्सेलरेशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम निकाल चुके थे. इसके अलावा नया टॉपिक शुरू करके हमने उसमें पोजीशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली थी. ठीक है, ये काम हम लोग कर चुके थे. ठीक है. अच्छा, इसमें भी मैं दो तीन चीज़ें आपको बता दूँ कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन व्हेन टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, यानी कि यहाँ पर एस डैश इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू एस डैश एस के सापेक्ष नियत वेग से गति कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच में आपेक्षिक गति प्रेजेंट है. तो हमने जब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन स्टार्ट की थी तो हमने ये वाली बात बोली थी कि जब दो निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष आपेक्षिक वेग से गति करेंगे, रिलेटिवली मूव करेंगे, तो मिलने वाली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन समय पर निर्भर करेगी, यानी कि वो टाइम डिपेंडेंट होंगी. ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर पोजीशन की जो फर्स्ट इक्वेशन मिली है दैट इज टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन. समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है. फिर हमने निकाली थी वेलोसिटी के लिए. वेलोसिटी के लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है. ठीक है. अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, ये वी डैश जो है ये किसकी वेलोसिटी है? वी डैश जो है ये है आपकी वेलोसिटी पार्टिकल की, पी की, किसके रेस्पेक्ट में? एस डैश के रेस्पेक्ट में. ठीक है. और ये यू किसकी वेलोसिटी है? पार्टिकल की ही है विद रिस्पेक्ट टू एस. और जो स्मॉल वी है दिस इज वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ही वेलोसिटी है, इस पर ध्यान रखना. ठीक है. आर डैश क्या है यहाँ पे? आर डैश है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू एस डैश, या कह सकते हो विद रेस्पेक्ट टू ओ डैश, क्योंकि एस डैश का ओरिजिन कितना है? ओ डैश है. ठीक है. और ये जो आर है, ये आर जो है दैट इज व्हाट? दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी. पी का स्थिति सदिश है किसके रेस्पेक्ट में? ओ के रेस्पेक्ट में, और यू कैन से एस के रेस्पेक्ट में, यानी कि एस के सापेक्ष. ठीक है. अब जो है इसमें अगला क्या बचा? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन निकालेंगे. तो इक्वेशन 2 को क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएट करेंगे, है ना. तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? डी वी डैश बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी माइनस डी वी बाई डी टी. अरे भाई आएगा कि नहीं आएगा? अब ये जो v है, ये v किसका वेग है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसका? एस डैश का. और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जब कांस्टेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो आएगा. ठीक है. तो अब यहाँ लिखोगे सिंस v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू s, यानी कि v क्या है? एस डैश का वेग है किसके सापेक्ष है? s के सापेक्ष. ठीक है. तो ये जो डी वी बाई डी टी है ये क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि v क्या है? कांस्टेंट है. तो आपके पास डी वी डैश बाई डी टी इज इक्वल्स टू किसके आ गया? डी यू बाई डी टी के आ गया. और ये जो डी वी डैश बाई डी टी है इसको मैं ए डैश लिख सकती हूँ, और इसको क्या लिख सकती हूँ? ए, क्योंकि वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन ही मिलता है. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या आ गई? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन नंबर 3 हो गई. एंड दिस इज व्हाट? दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन. अब एक बार इनके कंक्लूजन्स की बात कर लेते हैं जैसे हमने यहाँ किया था, यानी कि इससे पहले वाले केस में किया था. ठीक है. अब देखो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आती है ये कैसी आ रही है कि ये एस डैश फ्रेम में जो पोजीशन है ये एस फ्रेम में पोजीशन के बराबर नहीं है, और मिलने वाली जो इक्वेशन है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है. समझ में आगे बात? फिर हमने देखा कि वेलोसिटी, जैसे कि हमने पिछला वाला केस पढ़ा था जिसमें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे के सापेक्ष मूव नहीं कर रहे थे, यानी कि वेग किसी भी वेग से गति नहीं कर रहे थे, स्थिर थे दोनों, तो वहाँ पर वी डैश इज इक्वल्स टू वी आया था, लेकिन यहाँ पर नहीं आया है. यानी कि यहाँ पर एस डैश फ्रेम में जो कण का वेग होगा वो एस फ्रेम में कण के वेग के बराबर नहीं होगा. समझ में आ गई? लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? बराबर होगा अभी भी. यानी कि जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन जो हमने पिछले केस में पढ़ी थी, एक्सेलरेशन की वही इक्वेशन हमें इस केस में भी मिलेगी. यानी कि जब दो फ्रेम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या तो मूव करें या ना करें, एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है ट्रांसफॉर्मेशन वो हमारी क्या रहेगी? सेम ना. इन चीज़ों को अभी एनालिसिस करते चलो, क्योंकि आगे और भी इक्वेशंस निकल करके आएंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस हो जाएंगे. ठीक है. अभी तो एक एक दो दो ही है तो इतनी दिक्कत नहीं है, तो अभी एनालिसिस करके चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी. तो लिख देते हैं हम सारे कंक्लूजन. तो हम लिखेंगे by equation 1 1
it is clear that when S dash and S are relatively moved, then obtained equation will be time dependent, है ना। तो इक्वेशन 1 से क्या पता लग रहा है कि जब दो निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील होंगे, रिलेटिवली मूव्ड का मतलब सापेक्ष गतिशील होंगे, तो मिलने वाली जो इक्वेशन होगी वो समय पर निर्भर करेंगी, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे इक्वेशन 2 represents the transformation equation of velocity and indicates that in S dash frame velocity will changed, क्योंकि इससे पहले वाले में v डैश इज इक्वल्स टू v आया था, लेकिन इसमें चेंज होगी, ठीक है। इक्वेशन 3 इंडिकेट्स एक्सेलरेशन विल बी इक्वल इन बोथ फ्रेम, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल इन बोथ फ्रेम, ठीक है। यानी कि इक्वेशन 2 तो क्या बताती है, वेलोसिटी की रूपांतरण समीकरण को बताती है, और ये बताती है कि एस डैश फ्रेम में जो कण का वेग है वो चेंज होगा, यानी कि बदलेगा। लेकिन समीकरण 3 क्या बताती है कि त्वरण की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या रूपांतरण समीकरण नहीं बदलेगी, दोनों ही निर्देश तंत्र में वो कैसी रहेगी, सेम, विल बी इक्वल इन बोथ फ्रेम। समझ में आ गई। तो ये 2 केसेस आपके कंप्लीट हो गए, समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन साइंटिस्ट का नाम है, आपने सुना भी होगा, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा है, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हम एक और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे और उसका नाम है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ ताकि वहाँ पे आपको एक बेस रहे दिमाग में, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के में जो कमियाँ रह गई थी उन कमियों को दूर किया था, फिर एक और ट्रांसफॉर्मेशन है वो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। पर पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, इसमें बताया किस चीज़ को गया था, अभी तो हमें पता लगेगा कि कमी क्या थी, फिर क्यों ज़रूरत पड़ी हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, समझ में आ गई। तो गैलीलियन है साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट का नाम है, और उनके नाम पर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम रखा गया है। अब आप मेरी बात सुनिए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, कि मान लो कि आपके पास वही 2 फ्रेम है, एक है एस और दूसरा है एस डैश, ठीक है। एस डैश क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद वी वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर एक स्थिर निर्देश, ये कौन सा निर्देश तंत्र है, ये तो स्टेबल यानी कि स्थिर निर्देश तंत्र है, ये मूव नहीं कर रहा, और ये कैसा है, ये मूविंग है क्योंकि ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये तो हो गया स्टेबल फ्रेम और ये हो गया मूविंग फ्रेम, ठीक है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि अगर किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति हमें पता है, हमें ज्ञात है, ठीक है, तो वो रूपांतरण समीकरण या वो रूपांतरण संबंध या फिर वो रूपांतरण जो कि किसी दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण की स्थिति का पता लगा ले, वो क्या कहलाती है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, या वो रूपांतरण कहलाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब आपको पता है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र या इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम की कंडीशन ये होती है कि वो फ्रेम होगा जिसमें अगर किसी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई नहीं किया गया तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0, यानी कि इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन द पार्टिकल देन पार्टिकल्स मोशन इज एक्सेलरेशन लेस। याद है ना आपको, जहाँ मैंने इनर्शियल, तो अब आगे आगे जैसे यूज़ होता जाएगा जड़त्वीय, तो आप उसका मतलब समझ जाओगे कि ये एक रियल फ्रेम है, यानी कि इसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ अप्लाई होंगे और इसमें फोर्स ना लगाने पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अब वापस से सुनिए मैंने क्या डेफिनेशन बोली थी, मैंने ये बोला था if we know the position of the particle in one stable frame of reference then the transformation equations that establish the relation with the other frame, ठीक है, that are called Galilean transformation equation। यानी कि एक निर्देश तंत्र, और वो भी कैसा, स्थिर, एक स्थिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण की स्थिति हमें पता है, तो वो रूपांतरण समीकरण जो किसी दूसरे निर्देश तंत्र में
किसी दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण की स्थिति का पता लगाए, वो क्या कहलाती है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इफ we know the position of particle in one stable frame, then the transformation relations या equations है ना, कुछ भी कह सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन that define the position of particle in other frame is called Galilean transformation। यानी कि इसको हिंदी में बोल रही हूँ मैं, आप लिखना उसको कि यदि किसी एक स्थिर निर्देश तंत्र में कण की स्थिति ज्ञात है तो वो रूपांतरण संबंध या समीकरणें जो किसी दूसरे निर्देश तंत्र में कण की स्थिति का पता लगाए या जिससे ज्ञात की जा सके, वो क्या कहलाता है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। इन अदर, यहाँ पे एक वर्ड मेंशन कर लेना, इनर्शियल, यानी कि जो किसी दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण की स्थिति ज्ञात कर सके, वो क्या कहलाता है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या फिर गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है। समझ में आ गई? अब इसमें जो है आपके एक एक करके हम सारी चीज़ें निकालेंगे, मतलब इसमें हम स्थिति का रूपांतरण निकालेंगे, ठीक है, अलग अलग केसेस के लिए, ठीक है। जैसे पहले हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट आता है स्थिति का रूपांतरण, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन में दो केसेस हैं, ठीक है। पहला केस तो ये है कि जब दोनों निर्देश तंत्र, यानी कि जो दो निर्देश तंत्रों की हम बात कर रहे हैं कि एक स्थिर है और दूसरा मूविंग है, तो वो दोनों निर्देश तंत्र अगर संपाती हो यानी कि कोइंसिडेंट हो, एक तो वो केस होगा, और दूसरा वो केस होगा जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती नहीं होंगे, यानी कि एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड या विस्थापित होंगे इनिशियली, ठीक है। तो पहला केस, पहले हमारा क्या निकालना है? पोजीशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालिए। कब? केस फर्स्ट क्या है? तब निकालनी है जब दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष कैसे हो? संपाती हो। दूसरा वो होगा जब संपाती नहीं होंगे, यानी कि फर्स्ट केस में कोइंसिडेंट होंगे एंड सेकंड में कोइंसिडेंट नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ें, यानी कि केस फर्स्ट लिखने से पहले दो तीन चीज़ें बताना ज़रूरी है दोनों फ्रेम्स के बारे में। तो हम लिखेंगे, पहले मैं चित्र बना देती हूँ। चित्र वही है, सेम ही है आपका जो हमने पिछले उसमें बनाया था, ठीक है। ये हमारे पास एक एस फ्रेम है जो कि स्टेबल फ्रेम है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा फ्रेम है, ठीक है, जो कि अनस्टेबल है, यानी कि ये मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये तो अंडरस्टूड है ना कि यहाँ पे मैंने चलो वाई ले लिया, यहाँ पे एक्स ले लिया, यहाँ पे जेड ले लिया, ठीक है। इसके पैरेलली यहाँ पर वाई डैश, यहाँ पर एक्स डैश, और इसका भी एक तीसरा है वो जेड डैश है, ठीक है। एक पॉइंट है मेरे पास पी, जो दोनों ही फ्रेम्स में है, इसमें भी है और इसमें भी है। इस पॉइंट पी के इसके रेस्पेक्ट में भी कोऑर्डिनेट्स होंगे और इसके रेस्पेक्ट में भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। तो ये है ओरिजिन किसका? एस डैश का, ओ डैश, और ये है ओरिजिन इसका एस का, कितना है? ओ। तो इस पी का ओ डैश के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ स्थिति सदिश होगा, है ना। इस पी का इसके रेस्पेक्ट में भी कुछ ना कुछ स्थिति सदिश होगा ओ के रेस्पेक्ट में, और इसका यहाँ भी होगा। मेरी बात समझ में आई? ये तो वही पुरानी बात कर रही हूँ, मैंने कोई नई बात तो की नहीं। पॉइंट पी का, ठीक है, ओ डैश के रेस्पेक्ट में भी होगा, ओ के रेस्पेक्ट में भी होगा, और इस ओ डैश का ओ के रेस्पेक्ट में भी होगा स्थिति सदिश, ठीक है। एज यूजुअल पी का ओ डैश के रेस्पेक्ट में है आर डैश, पी का ओ के रेस्पेक्ट में है स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर आर, और इसका ओ डैश का ओ के रेस्पेक्ट में जो स्थिति सदिश हमने लिया था वो कितना लिया था? आर नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी थी? वी टी, क्योंकि ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो टी समय में कितनी दूरी तय करेगा? वी टी दूरी तय करेगा, वही पुरानी वाली बात है, ठीक है। अब इन सब बातों को लिख देते हैं एक बार, है ना। कंसीडर टू फ्रेम्स एस एंड एस डैश। एस डैश इज मूविंग, ठीक है,
विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, आप एक काम करो, इसको ना कैपिटल वी कर लो, स्मॉल की बजाय कैपिटल, क्योंकि और भी चीज़ें आएंगी, वेलोसिटी आएंगी तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। इंडिकेशन है सिर्फ ये, है ना, और कुछ नहीं है, ताकि हम औरों से डिफर कर सके, बस इसलिए। ठीक है, ये कैपिटल वी कर लो इसको आप। ठीक है, स्मॉल वी तो हम और भी वेलोसिटी लेते हैं, जैसे डी एक्स डैश बाई डी टी या डी वाई डैश बाई डी टी को भी वी डैश ही लिखेंगे, तो वहाँ पे इसलिए आप इसको कैपिटल वी कर लो। कंसिडर टू फ्रेम्स एस एंड एस डैश। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका स्थिति सदिश है ओपी, ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो एस फ्रेम में, कैसे लिखोगे? तो पहले मैं बता देती हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू एस कितना है? ओपी, यही तो है ओपी, या इसी को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर। और इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? इस पॉइंट पी के एस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड होंगे। तो पोजीशन वेक्टर को आप कैसे दिखाते हो? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ही तो लिखोगे, इक्वेशन 1। मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, फिर क्या होगा? दूसरा फ्रेम, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू एस डैश। तो वो पोजीशन वेक्टर कितना है? आर डैश, मतलब ओ डैश पी, और इस पॉइंट पी के एस डैश के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप। ठीक है, और इन एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? आई कैप डैश वाई कैप जे कैप डैश और के कैप डैश। होंगे कि नहीं होंगे? समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो इस तरीके से हमने इक्वेशन 1 ले ली और इक्वेशन 2 ले ली, समझ में आ गई? अब हम शुरू करेंगे कल इसके 2 केसेस, यानी कि जब दोनों निर्देश तंत्र इनिशियली संपाती हैं उसके बाद चलना शुरू करते हैं, और दूसरा केस वो होगा जब वो स्टार्टिंग से ही किसी डिस्टेंस पर है, यानी कि संपाती नहीं है, और फिर ये एस डैश फ्रेम चलना शुरू करता है। बात समझ में आ गई? डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।